भारत के बढ़ते विदेशी कर्ज के पीछे बढ़ता व्यापार घाटा। पिछले महीने का नया रिकॉर्ड केंद्र के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। लेखक नंतू बनर्जी। सरकार भले ही इससे सहमत न हो, लेकिन भारत का लगातार व्यापार घाटा देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, जबकि विकास दर शानदार है। पिछले महीने आयात पर ज्यादा ध्यान देने वाले भारत का व्यापार घाटा 41 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि निर्यात में एक साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। बदकिस्मती से अक्टूबर के दौरान देश में सोने के आयात में भारी उछाल आया, जो बड़े व्यापार घाटा का एक कारण है। ये स्थिति तब है जब 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) के अनुसार भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा 23.4 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं। लगातार व्यापार घाटा देश को और ज्यादा बाहरी उधार लेने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे भारतीय रुपये का मूल्य कम हो रहा है। दिसंबर 2024 के आखिर में देश का बाहरी कर्ज लगभग $718 अरब हो गया था, जो दिसंबर 2023 से 69.2 अरब ज्यादा था, जिससे बाहरी कर्ज और GDP का अनुपात 19.1% हो गया। इस साल जून के आखिर तक बाहरी कर्ज बढ़कर 746.2 अरब हो गया था। सवाल यह है कि देश सोना, चांदी, कीमती मेटल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट, एयर कंडीशनर, हेडफोन, जूते, प्लास्टिक से बने सामान, फर्नीचर और घर की सजावट जैसे प्रोडक्ट, और सेब, बादाम और काजू जैसे खाने के प्रोडक्ट के आयात को बहुत कम क्यों नहीं कर रहा है। असल में देश में गैरजरूरी सामान के आयात में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो अमीर और उच्च मध्यम वर्ग की उपभोक्ता मांग और उद्योगों की वजह से हो रही है, जो बढ़ते व्यापार घाटे में योगदान दे रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल समेत इनमें से कुछ आयातों पर नजर रख रही है, लेकिन ज्यादा आयात शुल्क, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करने और लैपटॉप और फोन जैसे कुछ सामान पर रोक लगाने जैसे उपायों के जरिए उनके आयात में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम काफी नहीं हैं। रूस से डिस्काउंट रेट पर तेल के आयात से होने वाली भारी विदेशी मुद्रा की बचत का उपयोग गैरजरूरी सामानों के बढ़ते आयात में करने के कारण कुल व्यापारिक घाटे पर बहुत कम असर पड़ा। हैरानी की बात है कि मुंबई के ज्वेलरी बाजार में मौजूद इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की खुशी के लिए आयात शुल्क में हाल ही में की गई चुनिंदा बढ़ोतरी से सोने को बाहर रखा गया है। ये एसोसिएशन पूरे देश में काम करता है और देश में रोजाना सोने के रेट तय करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत के पुराने और मौजूदा बुलियन ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा गुजराती समुदाय और अहमदाबाद में गुजरात बुलियन रिफाइनरी जैसी बड़ी संस्थाओं से मजबूत संबंध रखता है। भारत के सोने के आयात का स्विस कनेक्शन मजबूत है। भारत को सोने का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है स्विट्जरलैंड, जो भारत के कुल सोने के आयात का एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है। हाल ही में मंजूर हुए इंडिया FTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से भारत और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मजे की बात यह है कि स्विट्जरलैंड को भारत का निर्यात हमेशा बहुत कम रहा है। 2024 से 25 में स्विट्जरलैंड को भारत का कुल निर्यात सिर्फ $1.51 अरब के आसपास था, जबकि आयात 22.4 अरब था, जिससे भारत को काफी व्यापार घाटा हुआ। स्विट्जरलैंड से भारत के ज्यादातर आयात में सोना होता है। 2020 से 21 और 2024 से 25 के बीच स्विट्जरलैंड के साथ कुल व्यापार 4.62% की सालाना कंपाउंड रेट से बढ़ा। भारत का लगातार बड़ा व्यापार घाटा और काफी बढ़ता बाहरी कर्ज रुपए के मूल्य पर काफी नीचे की ओर दबाव डाल रहा है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी करेंसी की मांग लगातार बढ़ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आयात और कर्ज चुकाने के लिए भुगतान किया जा सके। पहले से देश कच्चे तेल, सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है। बड़े व्यापार घाटा से भुगतान संतुलन पर असर पड़ रहा है। लगातार व्यापार घाटा से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, जिसे विदेशी निवेशक अक्सर आर्थिक अस्थिरता का संकेत मानते हैं, जिससे घरेलू करेंसी पर और दबाव पड़ता है। इससे पता चलता है कि भारत के बड़े
और बढ़ते बाजार और शानदार आर्थिक विकास के बावजूद विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए ज्यादा उत्साह क्यों नहीं दिखा रहे हैं? रुपया लगातार दबाव में रहा है। 2014 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई थी तो रुपया अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज रेट था $1 के लिए 60.95 रुपया। पिछले शुक्रवार को ये प्रति अमेरिकी डॉलर के लिए 90 रुपये को पार कर गया। महीना अभी खत्म नहीं हुआ है। 2025 में रुपया काफी कमजोर हुआ, खराब आर्थिक फंडामेंटल्स जो मजबूत बने हुए हैं की वजह से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से पूंजी के आवक में तेज गिरावट की वजह से, जिसमें कमजोर एफडीआई और $16 अरब का एफपीआई निकास शामिल है। रुपए की लगातार गिरावट ने एक गलत चक्र बना दिया है, जिससे रुपए के हिसाब से आयात महंगा हो गया है और घरेलू करेंसी का एक्सचेंज मूल्य कम होने से विदेशी कर्ज चुकाना और भी महंगा हो गया है। रुपए में विदेशी कर्ज चुकाना और भुगतान करना और भी महंगा साबित होता है। इससे सरकार और विदेशी लोन वाली भारतीय बिजनेस कंपनियों के वित्त पर दबाव पड़ता है। एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव का सीधा असर कर्ज चुकाने की लागत पर पड़ता है। अचानक या तेज अवमूल्यन से कर्ज का बोझ अचानक और काफी बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति से निवेशकों के भरोसे पर बुरा असर पड़ना तय है। विदेशी कर्ज का बढ़ता लेवल, खासकर अल्पावधि कर्ज, वैश्विक आर्थिक झटकों या कर्ज संकट के प्रति संभावित कमजोरी का संकेत दे सकता है। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआई) और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स (एफडीआई) को रोक सकता है। असल में इस स्थिति से पूंजी का निकास हो रहा है, जिससे रुपया और कमजोर हो रहा है। अब समय आ गया है कि सरकार देश के गैरजरूरी चीजों के आयात को अपनी निर्यात कमाई से जोड़ने के लिए मजबूत रुख अपनाए। भारत को अपनी एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाने के लिए समय के साथ एक मजबूत पॉलिसी बूस्ट देना होगा। दुनिया के बाजार के रुझान के हिसाब से भारत के निर्यात के चरित्र में भी बदलाव की जरूरत है। भारत कई सालों से लगातार व्यापार घाटे का सामना कर रहा है, जिसकी मुख्य वजह ऊर्जा, खासकर कच्चा तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर इसकी निर्भरता है। देश चीन से तेल आयात नहीं करता है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इनपुट के ज्यादा आयात की वजह से भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत बड़ा और बढ़ता जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में रिकॉर्ड $99 अरब तक पहुंच गया। चीन भारत से आयात को बढ़ावा नहीं देता है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत का तेल आयात उसके कुल मर्केंडाइज इंपोर्ट का सिर्फ 29.24% था। ये दुख की बात है कि बढ़ते व्यापार घाटे के बोझ और देश के विदेशी उधार और देश में आने वाले विदेशी निवेश पर इसके असर के बावजूद सरकार गैरजरूरी सामानों के आयात को नियंत्रित करने में नाकाम रही है।